एक एक्ट्रेस जिसकी आवाज को कभी फिल्म में इस्तेमाल करने लायक नहीं समझा गया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम शादीशुदा सुपरस्टार के साथ अफेयर की खबरों में जोड़ा गया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके बारे में कहा गया कि बॉलीवुड के एक बड़े परिवार से उसका रिश्ता शादी तक जा सकता था, और फिर वही एक्ट्रेस कुछ समय के लिए बॉलीवुड से लगभग दूर हो गई। शादी की, अपनी बेटी को जन्म दिया और कई सालों तक अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरा से दूर रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रानी मुखर्जी की जिंदगी को अगर सिर्फ उनकी फिल्मों की लिस्ट देखकर समझने की कोशिश की जाए तो उनकी असली कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है। आज रानी मुखर्जी की आवाज उनकी पहचान है, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में यही आवाज उनके लिए परेशानी बन गई थी। 1998 में आई फिल्म गुलाम में रानी ने आमिर खान के साथ काम किया, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उनकी आवाज को लेकर सवाल उठे। उनकी आवाज को फिल्म के कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं माना गया और उनकी जगह दूसरी डबिंग आर्टिस्ट की आवाज इस्तेमाल कर दी गई। रानी ने बाद में बताया कि इस फैसले से उन्हें बहुत बुरा लगा था। सोचिए, एक एक्ट्रेस कैमरा के सामने अपना परफॉर्मेंस दे, अपनी इमोशंस दे, अपनी आवाज में डायलॉग बोले और फिल्म रिलीज होने पर उसकी आवाज ही किसी दूसरी महिला की सुनाई दे। लेकिन इसी घटना के कुछ समय बाद कहानी बदल गई। कुछ होता है में करण जौहर ने रानी की वही हस्की आवाज रखी और टीना की आवाज धीरे धीरे रानी मुखर्जी की पहचान बन गई। यानी जिस आवाज को कभी प्रॉब्लम समझा गया था, वही आवाज बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान में से एक बन गई। अब आते हैं रानी की जिंदगी की सबसे चर्चित कंट्रोवर्सीज में से एक पर। रानी मुखर्जी ने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद आती थी, लेकिन इसी दौरान मीडिया में दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आने लगी। कहा जाने लगा कि दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि दोनों के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप था। ये मामला इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि गोविंदा उस समय पहले से शादीशुदा थे, और जैसे जैसे रूमर्स बढ़े वैसे वैसे रानी और गोविंदा की पर्सनल लाइफ मीडिया का विषय बनने लगी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है, इस रिलेशनशिप को दोनों ने कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया, बल्कि रानी ने इन रूमर्स को खारिज किया था। उन्होंने गोविंदा को अपना अच्छा दोस्त और एक ऐसा इंसान बताया था जिस पर वो भरोसा करती थी। इसलिए इस कहानी को रानी और गोविंदा का कंफर्म्ड अफेयर कहना सही नहीं होगा। सही बात यह है कि उनके अफेयर की जोरदार रूमर्स चली, लेकिन रिलेशनशिप की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। रानी की जिंदगी में दूसरा बड़ा रिलेशनशिप चैप्टर था अभिषेक बच्चन। दोनों ने साथ में युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया और इसके बाद मीडिया में दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आने लगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी शादी की बातें भी एंटरटेनमेंट मीडिया में चर्चा का हिस्सा बनने लगी। लेकिन ये रिलेशनशिप भी शादी तक नहीं पहुंचा और बाद में अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई। जब अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई तो रानी को शादी में इनवाइट नहीं किए जाने की बात मीडिया में खूब चर्चा का विषय बनी। उस समय ऐसी बातें भी कही गईं कि इसके पीछे रानी और अभिषेक के पुराने रिलेशनशिप की वजह हो सकती है। लेकिन इन दावों के सभी हिस्सों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रानी ने बाद में इस पूरे एपिसोड को लेकर अपनी निराशा और चोट का संकेत दिया था। यानी जिस एक्ट्रेस की अभिषेक के साथ स्क्रीन केमिस्ट्री कभी बॉलीवुड की फेवरेट केमिस्ट्री में गिनी जाती थी, वही रिश्ता बाद में एक ऐसी दूरी में बदल गया कि दोनों की पर्सनल इक्वेशन लंबे समय तक चर्चा में रही। अब कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के बीच एक समय अच्छी दोस्ती की चर्चा होती थी, लेकिन फिर आई फिल्म चलते चलते। इस फिल्म में पहले ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में रानी मुखर्जी ने उनकी जगह ले ली। इसके बाद दोनों की फ्रेंडशिप को लेकर मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी कि उनके बीच दूरी पैदा हो गई। बाद में जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो रानी को इनवाइट नहीं किए जाने के पीछे भी इसी पुराने इक्वेशन और अभिषेक के साथ उनके एलिजिबल रिलेशनशिप की चर्चा होने लगी। लेकिन फिर वही बात, मीडिया रिपोर्ट्स और कंफर्म्ड फैक्ट्स को अलग रखना जरूरी है। जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है वो ये है कि रानी और ऐश्वर्या की फ्रेंडशिप को लेकर उस दौर में काफी चर्चा हुई और चलते चलते के बाद दोनों के बीच दूरी की रिपोर्ट सामने आई। बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे थे, लेकिन रानी ने इसके उलट रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लार्जली प्राइवेट रखा और इसी वजह से मीडिया ने उन्हें कई बार रिक्लूसिव यानी बहुत प्राइवेट रहने वाली एक्ट्रेस के रूप में देखा। रानी ने खुद इस परसेप्शन पर बात की थी। उनका कहना था कि अगर कोई एक्टर मीडिया से बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं करता तो उसे तुरंत रिक्लूसिव कहा जाने लगता है। लेकिन रानी ने धीरे धीरे मीडिया से अपने रिलेशनशिप को बदला। फिर भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज बनाए रखी। 21 अप्रैल 2014 रानी मुखर्जी ने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। लेकिन बॉलीवुड की बाकी बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग्स की तरह यहाँ कैमरा नहीं थे, कोई मैसिव मीडिया कवरेज नहीं थी, कोई बड़ा पब्लिक स्पेक्टेकल नहीं था। शादी इटली में एक प्राइवेट बंगाली सेरेमनी के रूप में हुई और सबसे खास बात, इस शादी की तस्वीरें तक पब्लिक नहीं की गई। बाद में रानी ने बताया कि उनके हस्बैंड आदित्य चोपड़ा बेहद प्राइवेट इंसान हैं और पर्सनल तथा पब्लिक लाइफ के बीच एक साफ डिस्टिंक्शन रखना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने शादी को पूरी तरह पर्सनल रखा।
ये वही रानी थी जिसकी पर्सनल लाइफ को लेकर सालों तक रूमर्स छपते रहे थे, और जब आखिरकार उन्होंने शादी की तो उन्होंने मीडिया को अपनी शादी का एक भी बड़ा हिस्सा देखने नहीं दिया। लेकिन शादी के बाद रानी ने करियर छोड़ नहीं दिया। 2014 में शादी और उसी साल मर्दानी, ये कोइंसिडेंस नहीं था। रानी ने एक ऐसा कैरेक्टर चुना जो उस समय की टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन से बिल्कुल अलग था। उन्होंने पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय का रोल किया, एक ऐसी महिला जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ती है। फिल्म ने रानी को एक अलग तरह की इमेज दी। अब वो सिर्फ रोमांटिक हीरोइन नहीं थी, वो एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थी जो फीमेल लेड एक्शन और सीरियस सब्जेक्ट्स को अपने कंधे पर उठा सकती थी। और यही इमेज आगे चलकर मर्दानी 2 तक पहुंची। आज जब रानी मुखर्जी का नाम लिया जाता है तो लोगों को कुछ कुछ होता है। साथिया, हम तुम, ब्लैक, बंटी और बबली, मर्दानी और हिचकी जैसी फिल्मों की याद आती है। लेकिन उनका करियर बीच में ऐसे दौर से भी गुजरा जहां उनकी कई फिल्मों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। एक समय ऐसा आया जब उनकी लगातार फिल्म चॉइसेस पर सवाल उठने लगे, और यही वो फेज था जहां रानी को अपने करियर की दिशा दोबारा बदलनी पड़ी। फिर आया साथिया, और यहीं से रानी के करियर का दूसरा बड़ा चैप्टर शुरू हुआ। साथिया में उन्होंने एक मैरिड वुमन की इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड जर्नी को निभाया। फिल्म की सफलता ने साबित किया कि रानी सिर्फ ग्लैमरस हीरोइन नहीं है, वो सीरियस एक्टिंग भी कर सकती है। इसके बाद हम तुम, युवा, वीर ज़ारा और फिर ब्लैक। 2005 की ब्लैक, रानी ने मिशेल मैकनली का कैरेक्टर निभाया, एक डेफ ब्लाइंड लड़की जिसकी दुनिया को समझने और एक्सप्रेस करने की लड़ाई कहानी का केंद्र थी। ये रोल इतना डिमांडिंग था कि रानी की एक्टिंग को उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंसेज में गिना जाने लगा, और इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। लेकिन ब्लैक की असली कीमत अवार्ड नहीं थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड को ये दिखा दिया कि रानी मुखर्जी सिर्फ कमर्शियल हीरोइन नहीं है, उनके अंदर एक सीरियस परफॉर्मर भी है। और यही वजह है कि बाद के वर्षों में उन्होंने कन्वेंशनल हीरोइन वाले रोल्स के बजाय चैलेंजिंग कैरेक्टर्स को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। लंबा ब्रेक लिया, ऐसा लगने लगा कि शायद वो अब पहले की तरह फिल्मों में वापस नहीं आएंगी। लेकिन फिर 2018 में आई हिचकी। रानी ने एक टीचर नैना माथुर का कैरेक्टर निभाया, और इसके साथ उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि उनका कमबैक सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं था। वो ऐसा रोल लेकर लौटी थीं जिसमें कैरेक्टर की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रानी ने मदरहुड को करियर से ऊपर रखा, लेकिन करियर खत्म नहीं किया। रानी ने मदरहुड के बारे में खुलकर कहा है कि बेटी के साथ बिताया समय उनके जीवन का सबसे खुशहाल दौर है। लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ मदरहुड तक सीमित नहीं किया, वो धीरे धीरे फिल्मों में वापस आई। मर्दानी 2 और फिर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। 2023 की इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी मां का रोल किया जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक विदेशी सिस्टम के खिलाफ लड़ती है। इस परफॉर्मेंस ने एक बार फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ध्यान उनकी तरफ खींचा, और 2024 में उन्हें मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2025 में रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीता। ये उनके करीब 3 दशक लंबे करियर का पहला नेशनल अवार्ड था, और ये उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि रानी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक ऐसी एक्ट्रेस के रूप में की थी जिसकी आवाज तक कभी दूसरी आर्टिस्ट से डब कराई गई थी। लेकिन आखिर में उसी आवाज और उसी एक्टिंग ने उन्हें देश के सबसे बड़े फिल्म सम्मानों में से एक तक पहुंचा दिया। लेकिन रानी ने अपनी पूरी करियर जर्नी में एक चीज नहीं बदली, वो है अपनी प्राइवेसी। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पूरी तरह पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं बनने दिया। उनके रिलेशनशिप्स को लेकर रूमर्स आए, गोविंदा का नाम जुड़ा, अभिषेक बच्चन का नाम जुड़ा, ऐश्वर्या राय के साथ इक्वेशन को लेकर बातें हुई, आदित्य चोपड़ा के साथ उनका रिलेशनशिप लंबे समय तक मीडिया स्पेकुलेशन का विषय रहा। लेकिन आखिर में रानी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी अपनी शर्तों पर किया। उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी की और उसे दुनिया के सामने स्पेक्टिकल बनाने के बजाय अपने तक रखा। आज रानी मुखर्जी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी वुमन की कहानी है जिसके करियर में रिजेक्शन आया, जिसकी आवाज तक रिप्लेस कर दी गई, जिसका नाम कई रिलेशनशिप्स से जोड़ा गया, जिसकी पर्सनल लाइफ पर लगातार स्पेकुलेशन होती रही, जिसने करियर के सबसे ऊंचे दौर में मदरहुड के लिए ब्रेक लिया और फिर वापस आकर खुद को दोबारा साबित किया। और शायद यही रानी मुखर्जी की कहानी का सबसे बड़ा सच है। वो बॉलीवुड में सिर्फ इसलिए नहीं टिकी क्योंकि उन्हें बड़े फिल्म मेकर्स और बड़े एक्टर्स का साथ मिला, वो इसलिए टिकी क्योंकि हर बार जब ऑडियंस ने सोचा कि रानी का सबसे अच्छा दौर खत्म हो गया, उन्होंने कोई नया कैरेक्टर चुना और फिर से साबित कर दिया। रानी मुखर्जी को समझने के लिए उनकी फिल्मों की लिस्ट देखना काफी नहीं है, उनकी असली कहानी उन फैसलों के बीच छिपी है जो उन्होंने तब लिए जब पूरा बॉलीवुड उन्हें किसी और दिशा में जाते हुए देख रहा था।